कहानी की शुरुआत होती है जब एक नॉर्मल सा लड़का दोबारा जन्म लेकर 13 एम्पेरियल प्रिंस नोआ अरारेट के रूप में पैदा होता है। एम्पेरियल को पता चलता है कि उसकी एबिलिटी वाटर से है, इसलिए वो उसे अल्मारिया का जमीन दे देते हैं क्योंकि वहाँ वाटर क्लैन के ज्यादातर लोग रहते हैं। वह अपने सेवक को नोआ के स्टेट चेक करने का ऑर्डर देता है और जब सब लोग देखते हैं कि उसकी वाटर एबिलिटी पहले से ही एसएस रैंक पर है तो सब ये देखकर एकदम हैरान रह जाते हैं और सब उसे जीनियस समझने लग जाते हैं। नोआ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसको इतना जरूर पता चल जाता है कि वो एक नोबल फैमिली में रीइंकार्नेट हुआ है। हमें पता चलता है कि मीर एम्पायर पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक अमीर और शक्तिशाली योद्धाओं का देश है। इसकी राजधानी एक खुले मैदान में है जहाँ लोग शांति से अपना जीवन या जिंदगी जीते हैं। एम्परर के 10 से भी ज्यादा बच्चे हैं जिन्हें एम्पेरियल प्रिंस कहा जाता है और ये सबसे मशहूर और सम्मानित नोबल्स माने जाते हैं। अब नोआ 6 साल का हो चुका होता है। सब लोग कहते हैं कि उसकी वाटर एबिलिटी एसएस रैंक है, लेकिन जब वो खुद अपने स्टेट्स देखता है तो उसे कुछ अलग दिखाई देता है। उसे एहसास होता है कि जब उसे अल्मारिया की जमीन दी गई थी तब उसकी पावर बढ़ गई थी और जब उसने मेड्स को हायर किए थे तब उसके स्टेट्स इंप्रूव हुए थे। और तब नोआ को समझ आता है कि जितने ज्यादा उसके सब ऑर्डिनेट्स होंगे वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होते जाएगा। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि उसका कोई लेवल कैप नहीं था, मतलब वो कितना भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता था, उसका कोई भी लिमिट नहीं था। मैंसन की जो मेड्स होती हैं वो नोआ को बहुत ही ज्यादा समझदार मानती हैं क्योंकि वो अपनी उम्र से ज्यादा शांत और कंपोज्ड रहता है। उनमें से एक मेड एवेलियन उसे बताती है कि क्राउन प्रिंस और 4th प्रिंस उससे मिलने आए हुए हैं। नोआ उनसे मिलने बाहर जाता है। क्राउन प्रिंस एल्बर्ट बताते हैं कि वो उसके लिए एक गिफ्ट लाए हैं, लेकिन तभी कमरे में एक अंधेरी ऑरा फैल जाती है जब एक सर्वेंट एक वेपन बॉक्स लेकर आता है। एल्बर्ट उस बॉक्स को खोलने का ऑर्डर देता है और जैसे ही वो बॉक्स खुलती है नोआ को लोगों की चीखने की आवाज सुनाई देती है और उस बॉक्स के अंदर से निकलती है एक श्रापित तलवार जिसका नाम होता है लिवाइथन। एल्बर्ट उससे कहता है कि वो उस तलवार को उठाए। नोआ समझ जाता है कि वो इसे मना नहीं कर सकता क्योंकि ये क्राउन प्रिंस का गिफ्ट है, इसलिए वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। एल्बर्ट बताता है कि ये एम्पेरियर की सबसे पावरफुल वाटर मैजिक स्वॉर्ड है और 100 से ज्यादा लोग इसे कंट्रोल करने की कोशिश में मारे जा चुके हैं। 4th प्रिंस हेनरी कहता है कि टेंशन की बात नहीं है क्योंकि वो सभी लोग तलवार को हाथ लगाते ही मर गए थे। एल्बर्ट को लगता है कि नोआ इसे जरूर चला पाएगा क्योंकि इसकी वाटर एबिलिटी एसएस रैंक है। नोआ समझ जाता है कि ये सब बस एक टेस्ट था और जब वो दोनों वापस जा रहे होते हैं तब हेनरी पूछता है कि क्या उन्होंने सही फैसला लिया है क्योंकि तलवार बहुत ही ज्यादा कीमती है। लेकिन एल्बर्ट कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी चीजें एक जीनियस जैसे नोआ के हाथ में ही अच्छी लगती है और शायद ये उसे सिखा देगी कि अपने पाले हुए जानवर को काटने का एहसास कैसा होता है। शाम को नोआ नोटिस करता है कि जो उसकी मेड होती है जिसका नाम जो होता है वो थोड़ी सी उदास लग रही होती है। वो उससे पूछता है कि क्या बात है, लेकिन जो कहती है कि सब कुछ ठीक है। नोआ उसे थोड़ा सा जोर देता है तो जो बताती है कि उसे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि उसकी माँ की नौकरी चली गई है और बाढ़ की वजह से जो उसका होम टाउन है वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। जो बताती है कि उसके रिश्तेदार चाहते हैं कि वो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में काम करे क्योंकि वही एक तरीका है पैसा कमाने का। और ये सुनकर नोआ कहता है कि वो इतना गिरा हुआ काम नहीं करेगी। वो तुरंत फैसला करता है कि जो को माँ को मैंसन में जॉब देगा और उसे 10,000 महीने की सैलरी देगा। जो थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा सैलरी है। नोआ ये भी बताता है कि कैपिटल के वेस्टर्न साइड्स में उसका एक खाली घर भी है जहाँ जो और उसकी माँ रह सकती है। और ये बातें सुनकर जो रोने लगती है और उसकी मेहरबानी के लिए उसे शुक्रिया अदा करती है। असल में नोआ नहीं चाहता कि जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में काम करे क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि वो उसकी मेड रह चुकी है तो उसकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। इसीलिए वो चाहती है कि जो उसके सर्विस में बनी रहे और वो अपने बटलर डायलोन को बुलाता है और उसे ऑर्डर देता है कि 200 में जितनी भी जमीन है उसे वो खरीद ले। उसे पता है कि फ्लड के बाद धोखेबाज लोग वहाँ के परेशान लोगों का फायदा उठाएंगे और उनका गलत इस्तेमाल करेंगे। और डायलन ये बात सुनकर एकदम हैरान रह जाता है कि इतनी छोटी उम्र में नोआ ने कितने आगे का सोच लिया है। वो कहता है कि इसके लिए उन्हें लगभग 70 लाख रुपए चाहिए होंगे जो एक बहुत ही बड़ी रकम होती है। किसी को नहीं पता था कि कैपिटल में एवरेज इनकम सिर्फ 120 साल रीने की है और उसके रिटेनर्स भी सिर्फ 8,000 रीने कमाते हैं। नोआ हिसाब लगाता है और उसे पता चलता है कि उसके घर के पास 5 लाख रीने हैं, मतलब उसे और 2 लाख रीने की जरूरत पड़ेगी। वो डायलन को ऑर्डर देता है कि साउथ वाली जमीन को बेच दो, लेकिन डायलन कहता है कि वो जमीन बेची नहीं जा सकती क्योंकि वो
एम्पेरियर का दिया हुआ गिफ्ट है। नोआ कहता है कि वो अपने पिता की सजा स्वीकार करने के लिए तैयार है। नोआ समझता था कि नोबल्स को लोगों के लिए बलिदान देना पड़ता है क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि प्रजा खुश रहे। डायलन उसका ऑर्डर मान लेता है और उसकी दया के लिए उसका धन्यवाद करता है क्योंकि 200 उसका भी होम टाउन है। नोआ 200 जाने की तैयारी करना शुरू कर देता है। तब हेनरी उससे पूछता है कि वो कहां पर जा रहा है, तो नोआ बताता है कि वो 200 की जमीन का इंस्पेक्शन करेगा क्योंकि वो उसे खरीदने का प्लान बना रहा है। हेनरी पूछता है कि क्या वो लिवाइथन का यूज करेगा। नोआ कहता है कि वो उसे चलाने का प्लान तो नहीं कर रहा है, लेकिन मौका मिलेगा तो उसे टेस्ट जरूर करेगा। नोआ सोचता है कि हेनरी उसे अकेले मिलने क्यों आया। तब हेनरी बताता है कि उसने एल्बर्ट की बात की जांच की थी और ये तलवार अपनी मर्जी रखती है। ये तलवार सिर्फ उसी की बात मानती है जिसे वो अपना मास्टर समझती है। नोआ समझ जाता है कि उसे पहले तलवार का विश्वास जीतना होगा। हेनरी उसे चेतावनी भी देता है कि अगर वो उसे गलत तरीके से चलाएगा तो वो मारा भी जा सकता है। नोआ और सभी लोग 200 पहुंच जाते हैं। वो सोचता है कि फ्लड के कारण लोगों के लैंड डीड्स खो गए हैं, इसलिए वो फैसला करता है कि गवर्नमेंट ऑफिस की लिस्ट के हिसाब से जमीन खरीदेगा। डायलन गवर्नमेंट ऑफिस चला जाता है। नोआ जो के साथ चलने को कहता है क्योंकि उसके गांव की जगह अच्छी तरह पता होता है। वहाँ वो देखता है कि कुछ लोग गांव वालों को खाना बांट रहे होते हैं, लेकिन नोआ समझ जाता है कि जो खाना है उसका टेस्ट बेहद खराब है। एक आदमी कहता है कि उनके पास शिकायत करने का हक नहीं है क्योंकि जिंदा रहने के लिए उन्हें यही खाना चाहिए। वहाँ का लोकल ऑफिशियल गेराल्ड खाने को चेक करता है और कहता है कि सब कुछ तो ठीक ठाक लग रहा है। तभी नोआ अचानक से पूछता है कि क्या वो इसमें से कमीशन ले रहा है। गेराल्ड उसे पहचान नहीं पाता और कहता है कि उन्हें अपनी दया के बदले कुछ लेने का हक है। बाकी लोग भी उसकी बातों से सहमत हो जाते हैं। सभी लोग नोआ के ऊपर हंसने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने उसे सबक सिखा दिया है, लेकिन नोआ कहता है कि जो वो लोग कर रहे हैं वो एक जुर्म है। गेराल्ड उसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ता है। नोआ सोचता है कि वो लिवाइथन की तरह ही है क्योंकि दोनों कमजोर लोगों का शिकार करते हैं। तभी लिवाइथन अचानक उसके पास आ जाता है। नोआ समझ जाता है कि तलवार गुस्से में है क्योंकि उसने उसे गेराल्ड से कंपेयर किया। वो तलवार से कहता है कि अपनी शक्ति दिखा। तलवार अपनी पावर छोड़ देती है और नोआ समझ जाता है कि वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। नोआ उससे कहता है कि अपनी शक्ति लोगों के भले के लिए इस्तेमाल कर। आखिरकार लिवाइथन उसे अपना मास्टर मान लेती है और उसे चलाने की इजाजत दे देती है। नोआ एक ही बार में गेराल्ड का काट देता है सिर। उसके गार्ड्स नोआ को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लिवाइथन पानी को बुलाकर जमीन पर जोर से गिराती है जिससे एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। तभी उस जमीन का रूलर रोवेन वहां पर पहुंचता है। वह नोआ को 13 प्रिंस के रूप में पहचान लेता है और उसके सामने अपना सिर झुका लेता है। वो बताता है कि वो हेनरी का सेवक है और सबको कहता है कि रॉयल्टी के सामने अपना सिर झुकाओ। सब लोग नोआ के सामने झुक जाते हैं। नोआ रावण को बताता है कि उसने गेराल्ड को उसके जुर्म के लिए सजा दी है, लेकिन अभी तक चिप्स को सजा नहीं मिली है, इसलिए वो चाहता है कि रोवन उसे निपटे। वो कहता है कि फ्लड डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा शुरू की जाएगी, लेकिन सूप में ज्यादा सामान डाला जाएगा। रोवन वादा करता है कि वो उसके ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। गांव वाले खुश हो जाते हैं कि अब उन्हें अच्छा खाना खाने को मिलेगा। सब लोग नोआ की तारीफ करते हैं, जो वो समझ जाती है कि नोआ सच में कमाल का है। एल्बर्ट को जब ये सब पता चलता है तो उसे यकीन नहीं होता है कि नोआ ने लिवाइथन को कंट्रोल कर लिया है। वो सोचता है कि शायद नोआ उसकी सोच से भी ज्यादा काम का हो सकता है। एम्पेरियर नोआ को बुलाते हैं और कहते हैं कि उसे सब पता चल गया है। नोआ सजा स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एम्पेरियर उसका धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसने उन लोगों को सजा दी जो फ्लड का फायदा उठा रहे थे। वो कहता है कि अगर उसे पहले पता चल जाता तो वो खुद उनसे निपट लेता। नोआ समझ जाता है कि उन लोगों से टकराना सिर्फ एक इत्तेफाक था। एम्पेरियर को पता चल चुका होता है कि नोआ लिवाइथन का मास्टर बन गया है, इसलिए वो अपने सेवक को फिर से नोआ के स्टेट्स चेक करने का ऑर्डर देते हैं। सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उसका वाटर स्टेट अब SSS रैंक हो चुका होता है। एम्पेरियर उसकी प्रोग्रेस से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं और उससे कहते हैं कि अपने टैलेंट को एम्पेरियर के लिए इस्तेमाल करे। नोआ कैपिटल की तरफ निकल पड़ता है क्योंकि उसे बताया गया है कि वहाँ के एक मशहूर सिंगर परफॉर्म करती है। वो एक थिएटर में जाता है जहाँ वो अलाइस नाम की सिंगर को देखता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर वो बहुत ही ज्यादा एंजॉय करता है, लेकिन अचानक कुछ गुंडे वहाँ पर आकर के हंगामा कर देते हैं। थिएटर का ऑनर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका लीडर उसे धक्का दे देता है। वो अलाइस को याद दिलाता है कि उसे अभी भी अपने पिता का कर्ज चुकाना है। वो कहता है कि गाने से इतना पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए
उसे अपना जिस्म बेचकर पैसा कमाना चाहिए। तब नोआ बीच में आ जाता है और कहता है कि बच्चों को उनके पेरेंट्स का कर्ज चुकाने के लिए मजबूर करना इलीगल काम होता है। उनका लीडर नोआ को पकड़ लेता है, लेकिन नोआ लिवाइथन से अपनी रक्षा करता है। गुंडे बदला लेने की धमकी देकर वहाँ से भाग जाते हैं। नोआ थिएटर के ऑनर से कहती है कि अगर वो दोबारा आए तो उनके पास भेज दो। फिर वो अलाइस से उसके खर्चों के बारे में पूछता है। अलाइस बताती है कि उसका खर्चा बहुत ज्यादा है क्योंकि वो अपनी माँ का इलाज के पैसा देती है। नोआ उसे ऑफर करता है कि अगर वो गाना जारी रखेगी तो वो उसे हर महीने 25 रेन देगा और जब वो और बेहतर हो जाएगी तो उसका सैलरी बढ़ा दिया जाएगा। अलाइस खुशी खुशी उसका प्रपोजल मान लेती है। नोआ अपने मैंसन लौट आता है। वहाँ वो देखता है कि वही गुंडे बाहर खड़े हैं क्योंकि वो माफी मांगना चाहते थे, लेकिन नोआ एविलियन को ऑर्डर देता है कि उन्हें वापस भेज दे क्योंकि एक प्रिंस से जब चाहे तब नहीं मिला जा सकता। हेनरी उसे बताता है कि उसने सही फैसला लिया है। वो समझाता है कि एक प्रिंस को ट्रबल मेकर्स को ऑडियंस नहीं देना चाहिए वरना उनकी रॉयल इमेज पर असर पड़ता है। लेकिन नोआ कहता है कि उसका एक और रीजन है। वो हेनरी को अपने कमरे में बुलाता है और उससे एलाइस के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो चाहता है कि गुंडे ये समझ जाएं कि वो उनसे नाराज है ताकि वो एलाइस को अकेला छोड़ दें। हेनरी उसकी दूरदर्शी सोच से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। वह कहता है कि उनके बाकी भाई जो उनके उम्र के हैं वो इतने ज्यादा समझदार नहीं हैं, लेकिन नोआ कहता है कि एक्सपीरियंस के साथ सब सीख जाएंगे। हमें पता चलता है कि एम्पीरियल प्रिंस की अलग अलग माएँ हैं और जिनकी माँ एक ही है वो एक दूसरे के करीब हैं। फिर हेनरी बात को लिवाइथन पर ले आता है। वो पूछता है कि नोआ इसे साथ कैसे लेकर चलता है। नोआ तलवार निकालकर बताता है कि वो इसे अपनी स्लीव में छुपा सकता है क्योंकि लिवाइथन ने उसे अपनी साइज कंट्रोल करना सिखा दिया है। रात को भी गुंडे बाहर खड़े रहते हैं नोआ से मिलने का इंतजार में। जो उनका लीडर होता है वो अपना सब्र खोना शुरू कर देता है और नोआ को आवाज लगाने लग जाता है। तब नोआ लिवाइथन की पावर का इस्तेमाल करके उसे डरा देता है। वो गुंडा घबरा जाता है और उसके साथी उसे कहते हैं कि चुपचाप रहने में ही भलाई है। बाद में नोआ की मुलाकात राउक नाम के एक आदमी से होती है जो उसके एक कमरे में लेकर जाता है जहाँ कोई नोबल्स मौजूद होते हैं। सब उसे 13 प्रिंस के रूप में पहचान लेते हैं। राउक उसे उस तलवार के बारे में पूछता है जो वो लेकर चल रहा है। नोआ उसे बताता है कि ये क्राउन प्रिंस का दिया हुआ गिफ्ट है। सब इसे एक नेशनल ट्रेजर के रूप में पहचान लेते हैं। एक आदमी कहता है कि शायद ये सिर्फ एक टॉय रेप्लिका होगा। सब लोग उसे घूरने लगते हैं और वो शर्मिंदा हो जाता है। लिवाइथन गुस्से में आकर अपनी पावर छोड़ने लगती है और सब पर हमला करने लगती है, लेकिन नोआ उसे रोक देता है। सब लोग प्रभावित हो जाते हैं कि वो लिवाइथन को कंट्रोल कर सकता है। नोबल्स अपना परिचय देते हैं। उनमें से एक बताता है कि वो अपनी बेटी के साथ आया है, लेकिन नोआ तुरंत समझ जाता है कि वो लड़की एडॉप्टेड है। वह कहता है कि वो सिर्फ उसके बर्ताव को देखकर उसे पता चल गया है कि वो पहले से एक स्लेव रह चुकी थी। वो आदमी हैरान हो जाता है कि नोआ ने सही पहचान लिया। वो मान लेता है कि उसने उसे स्लेव के रूप में खरीदा था, लेकिन क्योंकि वो जल्दी सीख लेती है इसलिए उसने अपने बेटी के रूप में उसे अपना लिया है। नोआ को उनकी कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और वो कहता है कि वो उन्हें अपने मेंशन में इनवाइट करेगा ताकि आराम से बात कर सके। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं बाकी नोबल्स जलन महसूस करने लगते हैं क्योंकि नोआ ने उन्हें एक्नॉलेज किया था। नोआ राइडोक से कहता है कि उसे ये भी पता चल गया था कि वो लड़की एडॉप्टेड है और इसका एक और रीजन भी है। जैसे ही वो लिवाइथन की पावर छोड़ता है लड़की तुरंत रिएक्ट करती है। नोआ समझ जाता है कि जब इसे बैरियन ने पहली बार तलवार उठाई थी तब से वो उसकी हिफाजत कर रही है। वह कहता है कि ये किसी नोबल लड़के का बर्ताव नहीं होता क्योंकि आमतौर पर नोबल्स की बेटियां खुद प्रोटेक्ट की जाती हैं, न कि किसी को प्रोटेक्ट करती हैं। अगले दिन नोआ की मुलाकात 8 प्रिंस ऑस्कर से होती है। ऑस्कर उसे ट्रेजर हंटिंग पर चलने का इनवाइट देता है। दोनों कॉबलेट स्ट्रीट पर पहुंच जाते हैं जहां एम्पेरियर बाहर से लाए गए एंटीक्यूएस बिकते हैं। ऑस्कर बताता है कि इनमें से ज्यादातर चीजें फेक होती है और एक नोबल को असली खजाना पहचानना आना चाहिए। दोनों चीजें देखना शुरू कर देते हैं। ऑस्कर को कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन नोआ को एक अजीब सी किताब दिखाई देती है। वो उसे सिर्फ 3 रीने में ही खरीद लेता है। ऑस्कर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये एक लेजेंडरी सॉर्सरर की ग्रिम वॉर है। वह बताता है कि यह एक असली खजाना है और इसे 1000 रीने में बेचा जा सकता है। वो सोचता है कि किसी को कैसे पता नहीं चला कि यह है क्या। हमें पता चलता है कि नोआ को भी पहले से नहीं पता था, लेकिन जब उसने उसे छुआ तो उसकी विंड इन्फिनिटी बढ़ गई, इसलिए उसने उसे खरीद लिया। नोआ अपनी तलवार से उस किताब को छेड़ने की तैयारी करता है क्योंकि उसे पता है कि सिर्फ वही चीजें जिनके पास अपनी मर्जी होती हैं उस
उसके स्टैट्स बदल सकते हैं। इसका मतलब है कि किताब के अंदर कोई आत्मा है। अचानक उसमें से एक डार्क एनर्जी निकलने लगती है और उस सॉर्सरर की आत्मा सामने आ जाती है जो उस किताब के अंदर सील्ड होती है। ऑस्कर कहता है कि उन्हें पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि वो खुद सॉर्सरर विंड मैजिक का मास्टर था, लेकिन नोआ लिवाइथन को पानी की शक्ति से उसे तुरंत मिला देता है। नोआ उसे बताता है कि उसने अपना वार ऊपर की तरफ किया था। ऑस्कर उसकी तुरंत डिसीजन लेने की क्षमता से प्रभावित होता है। तब एक मर्चेंट एलन नोआ के पास आता है और कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए। वो जानना चाहता है कि उसके पास जो चीज है क्या वो असली खजाना है। वो दोनों को अपनी दुकान पर ले जाता है और एक रिंग दिखाता है। वो बताता है कि ये रिंग अपने असली मालिक को पहचान कर अपने असली रूप दिखाती है, लेकिन उसने उसे कई लोगों पर पहनाने का ट्राई किया है पर ये कभी रिएक्ट नहीं किया है, इसलिए उसे लगता है कि ये बेकार है और उसने इसे काफी बार फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन ये बार बार वापस उसकी दुकान में आ जाती है, इसलिए उसे लगता है कि इसमें कुछ खास बात है। ऑस्कर नोआ से कहता है कि वो इसे पहन कर देखे। नोआ जैसे ही रिंग पहनता है वो उसे अपने नए मालिक मान लेती है और तुरंत एक आर्मर में बदल जाती है। नोआ समझ जाता है कि इसने उसके स्टैट्स नहीं बढ़ाए, मतलब इसके पास अपनी मर्जी नहीं है। वो एलन से कहता है कि वो इसे खरीदना चाहता है, लेकिन ऑस्कर पैसा देता है और नोआ से कहता है कि इसे गिफ्ट समझे। बाद में जब नोआ ऑस्कर की कैरेज से उतरता है तब वही गुंडे को लेकर अचानक उसके ऊपर हमला कर देते हैं। नोआ तुरंत रिंग का इस्तेमाल करके अपनी रक्षा करता है। कैरेज का ड्राइवर उस गंदे को नीचे गिरा देता है। नोआ सोचता है कि वो अब तक हार क्यों नहीं मान रहा है। ऑस्कर पूछता है कि उसने हमला कैसे रोका। नोआ बताता है कि उसने रिंग को लेवाइथन से लिंक कर दिया है और अगर उसे खतरा महसूस होता है तो रिंग ऑटोमेटिकली उसे प्रोटेक्ट करती है। नोआ फिर से थिएटर जाता है और एलाइस की परफॉर्मेंस देखने लगता है, लेकिन कुछ आदमी उसके लिए लड़ने लगते हैं क्योंकि दोनों चाहते हैं कि एलाइस उसके साथ ड्रिंक करे। नोआ अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उन्हें शर्मिंदा कर देता है। वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। थिएटर का ऑनर उसके बर्ताव के लिए माफी मांगता है। नोआ उससे कहता है कि ऐसे लोगों को थिएटर में आने से बैन कर दो, लेकिन थिएटर का ऑनर कहता है कि बिजनेस चलाने के लिए उसे कस्टमर की जरूरत होती है। तब नोआ उसे 1000 रीने में पूरा थिएटर खरीदने का ऑफर देता है। ऑनर खुशी खुशी उसका ऑफर मान लेता है। एलाइस सोचती है कि वो उसकी इतनी मदद का बदला कैसे चुका पाएगी। नोआ उसे कहता है कि बस गाना गाती रहना क्योंकि उसे उसकी आवाज बहुत ज्यादा पसंद है। वह जानता है कि उसमें पोटेंशियल है, इसलिए वो चाहता है कि फ्यूचर में एम्पेरियर भी उसके परफॉर्मेंस देखे। वह स्लाइस से कहता है कि तब तक वो पूरी तरह सिंगिंग को डेडिकेट करे। नोआ वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है और उसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस सुनता है। वो सोचता है कि कैपिटल के बाकी सारे ट्रेजर्स भी उसके सामने कुछ नहीं है।